नाउन को समझा हमने, है ना। नाउन के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं आए होंगे। थे, तुमको मिली थी शीट? अच्छा, वो आज ले लेना, तुम आए नहीं थे उस दिन, एब्सेंट थे। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, जो जो नहीं आए थे उनको सीट मिल जाएगी। ठीक है, चलो उस सीट को डिस्कस करेंगे हम। जब सारे आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसको, तो उस पूरी की पूरी शीट डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। आज दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसका नाम है प्रोनाउन। ठीक है भाई, चलो। प्रो, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड। क्या होता है? फॉरवर्ड। प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड। अगर मैं प्रो की बात करूं तो प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड। अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। अब आगे नाउन, आगे नाउन, नाउन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोनाउन है वो नाउन को आगे आने से रोकता है। नाउन को क्या करता है? आगे आने से रोकता है। एक सिंपल सी भाषा में अगर हमने समझा तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर क्या किया जाता है? नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है भाई, जब नाउन से ही काम चल रहा है तो प्रोनाउन को लेके क्यों आए? सवाल तो ये उठता है। बोले प्रोनाउन को लेके आने का जो कारण था, मेन कारण था, वो था उसके रिपीटेशन से बचना। किसके रिपीटेशन से? नाउन के रिपीटेशन से। भाई किसी भी नाउन का एक सेंटेंस में बार बार यूज करें, इससे अच्छा ये है कि उस नाउन को बार बार जिक्र न करके एक बार उसको मेंशन करके उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन का चुनाव करते हैं। मेरी बात समझ में आई? तो प्रोनाउन क्या है? बोले प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन को लिख लेंगे और आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए चलेंगे। समझते चलना एक एक। नाउन जो था वो फैक्ट का सब्जेक्ट था, फैक्ट का टॉपिक था। फैक्ट का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको हमने रटा। भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, वो दिखते प्लूरल हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर ही बिहेव करते हैं, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ हम ऐसे आई एस लगाते भी हैं फिर भी वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन बिहेव कैसा करते हैं? प्लूरल बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो फैक्ट का टॉपिक था। प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन ना लॉजिकल है और कंसेप्चुअल है। ठीक है, प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं तो प्रोनाउन लॉजिकल कंसेप्ट है और कंसेप्चुअल है। उसको समझने के लिए थोड़े से लॉजिक की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, तो प्रोनाउन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो प्रोनाउन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which used in place of a noun। प्रोनाउन की जो सिंपल सी डेफिनेशन है, वो प्रोनाउन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। अब यूज क्यों किया जाता है? यूज किया जाता है उसके रिपीटेशन से बचने के लिए, टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। यूज किया जाता है उसके रिपीटेशन से बचने के लिए। मेरी बात समझ में आई? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है उसके रिपीटेशन से बचने के लिए। ये प्रोनाउन की डेफिनेशन है। ठीक है, जहां जहां हम प्रोनाउन पढ़ेंगे वहां वहां हम इसको नाउन से रिप्लेस करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और कंसेप्ट को समझते चलेंगे। ठीक है भाई, चलो एक एग्जांपल्स के जरिए मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूं। आई नो करण। आई नो करण। बोले मैं जानता हूं। बोले किसको जानता हूं? करण को जानता हूं। बोले करण कौन है? करण इज माई बेस्ट फ्रेंड। करण इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें करण नाम के आदमी का दो बार जिक्र हुआ है। करण नाम के आदमी का दो बार जिक्र हुआ है। मेरी बात को समझना। ठीक है भाई, करण का एक बार जिक्र तो यहां हुआ है जहां पर हमने इसको पहली बार मेंशन किया है। ठीक है, तो जब पहली बार मेंशन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? बोले नाउन लिखते हैं। अब इसी करण के बारे में आगे कहा गया है कि ये मेरा कौन है भाई? बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या इस करण को मैं प्रोनाउन ही से रिप्लेस कर सकता हूं?
मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि मुझे इसके रिपीटेशन से बचना है। मुझे इसके रिपीटेशन से क्या करना है? बोले इसके रिपीटेशन से मुझे बचना है। तो जब भी हम किसी भी नाउन के रिपीटेशन से बचते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये थी डेफिनेशन की बात, समझ में आई? सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने बचपन में कई बार पढ़ी है कि प्रोनाउन का यूज संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम का जो यूज किया जाता है वो संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ये बात हमने बचपन से खूब सारी पढ़ी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो चीजें आगे आएंगी उनको थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक। चलो, ये प्रोनाउन की डेफिनेशन थी, छोटी सी डेफिनेशन। अब प्रोनाउन के टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। और टाइप्स में भी हम कंसेप्ट को समझने का काम करेंगे, ठीक है, जैसा पेपर हमसे सवाल पूछता है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप की अगर बात करें तो प्रोनाउन का जो पहला टाइप है, प्रोनाउन का जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं भाई? पर्सनल प्रोनाउन। बोले पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो इसमें एक वर्ड आ रहा है पर्सन। क्या आ रहा है भाई? पर्सन। ये प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन है जो किसी ना किसी पर्सन को रेफर किए जाते हैं। किसको रेफर किए जाते हैं? पर्सन को। पर्सन का मतलब इंसान, किसी न किसी इंसान को रेफर किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हुआ रेफर्स टू अ पर्सन। रेफर्स टू अ पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन किसको रेफर किए जाते हैं? पर्सन को रेफर किए जाते हैं। किसको रेफर किए जाते हैं? पर्सन को। अब ये पर्सन को रेफर कैसे करते हैं? अब ये पर्सन को रेफर कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, मैं अगर आपसे पूछूं कि अंग्रेजी में पर्सन की जब हम बात करते हैं तो कितने पर्सन होते हैं? हाँ, अंग्रेजी में अगर पर्सन की बात करें तो कितने पर्सन होते हैं? बताओ। मैं अगर पर्सन की बात करूं तो इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं? थोड़ा बहुत ज्ञान जो बचपन में हमने पढ़ा वो बहुत जरूरी होता है आगे की पढ़ाई को, आगे की पढ़ाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है भाई। चल, आओ थोड़ा सा इस पर्सनल प्रोनाउन को समझते हैं। मैं आपके सामने एक लिस्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है। बातें करनी है तो आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। एक तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लो, ये बहुत टिपिकल टॉपिक है आप लोगों के लिए। अभी लग रहा है आपको कि ये प्रोनाउन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, मेरी बात को बस समझो थोड़ा सा। चलो भाई, मैं इस पर्सनल प्रोनाउन को समझाने के लिए आपके सामने एक लिस्ट क्रिएट करूंगा, उसको ध्यान से समझना। चलो भाई, ये एक लिस्ट मैंने क्रिएट करी है, ठीक है। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये आपने बचपन में बहुत बार पढ़ी है। पढ़ी है नहीं पढ़ी है? चलो, कोई मुझे बताएगा यहाँ पर ये जो लिस्ट बनी है वो कौन से केस के प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। कौन से केस के प्रोनाउन है भाई? सब्जेक्टिव केस के। यहाँ पर ये जो लिस्ट बनी है वो कौन से केस के प्रोनाउन है? यहाँ पर ये जो लिस्ट बनी है वो कौन से केस के प्रोनाउन है? नहीं, इसको हम कहते हैं पजेसिव केस। क्या कहते हैं भाई? पजेसिव केस, ठीक है। यहाँ ये जो लिस्ट बनी है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। मेरी बात को समझना, ठीक है। 3 पर्सन होते हैं। प्रोनाउन की बात करें तो कितने पर्सन होते हैं? बोले 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। भाई कोई भी व्यक्ति की बात करेंगे तो 3 पर्सन होते हैं। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और एक तीसरा व्यक्ति। मेरी बात समझ में आई? पहले व्यक्ति की बात करते हैं तो पहला व्यक्ति कौन होता है? जो बात बोलता है, बोलने वाला। पहला व्यक्ति कौन होता है? जो बात को
बोलता है। मैं आपकी क्लास में बोलने का काम कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? हैं? मैं बोलने का काम कर रहा हूँ तो मैं कौन हो गया? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या कहेंगे? बोले फर्स्ट पर्सन को कहेंगे हम स्पीकर। क्या कहेंगे भाई? स्पीकर। स्पीकर कौन होता है? बोलने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो लिस्ट है वो किसको बिलोंग करती है? फर्स्ट पर्सन को। किसको बिलोंग करती है? फर्स्ट पर्सन को। मेरी बात समझ में आई? मैं बोलने का काम कर रहा हूं, सुनने का काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। तो जो सुनने का काम करता है वो सेकंड पर्सन होता है कि नहीं होता है? भाई दो लोग बात करते हैं तो दो में एक जो बोलता है दूसरा सुनता है कि नहीं सुनता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो प्रोनाउन है वो कौन हो गया? बोले वो हो गया लिसनर। कौन हो गया भाई? लिसनर हो गया। लिसनर कौन होता है? लिसनर होता है सुनने वाला। दैट मीन्स ये जो यू है वो कौन से पर्सन का प्रोनाउन हो गया? सेकंड पर्सन का। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जब मैं बोलने का काम कर रहा हूं, तुम सुनने का काम कर रहे हो, हम किसी ना किसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं क्या उसका हमारी बातचीत से कोई लेना देना है? क्या हमारी बातचीत से कोई लेना देना है? मान के चलो मैं बात कर रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, या तुम बात कर रहे हो मैं सुन रहा हूँ, तुम बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो। क्लियर है मेरी बात? हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? तीसरे आदमी के बारे में। तो ये जो तीसरा पर्सन है इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं भाई? थर्ड पर्सन। इसको क्या कहते हैं हम? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन है विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो ये सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, और ये पजेसिव केस के प्रोनाउन है। क्लियर है मेरी बात? चलो थोड़ा सा इन प्रोनाउंस के बारे में समझने का काम करना। बिल्कुल आएगा, उसको पढ़ाऊंगा मैं। सारे प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। जब मैं प्रोनाउन लेके टॉपिक चलाऊं तो उसमें सारे आएंगे, ठीक है? पर समझेंगे कैसे? एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने का काम करेंगे। अभी मैंने आपके सामने केवल 3 ही केस लिखे हैं। केसेस ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन के कई सारे केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव केस होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। वो कहाँ यूज किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई? चलो इस आई की बात करता हूं तो आई अपने आप में सिंगुलर प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है भाई? सिंगुलर प्रोनाउन है। आई की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में सिंगुलर प्रोनाउन है। इसके साथ वर्ब कैसी लगाऊंगा मैं? सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा। इसके साथ वर्ब कैसी लगाऊंगा? सिंगुलर लगाऊंगा। मेरी बात समझ में आई? आई का जो प्लूरल होता है वी होता है। इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी? प्लूरल वर्ब लगेगी। लेकिन आई के साथ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस? प्रेजेंट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट का परफेक्ट। इन दो टेंस में आई के साथ जो वर्ब लगती है वो प्लूरल लगती है। कैसी वर्ब लगती है भाई? प्लूरल वर्ब लगती है। मेरी बात समझ में आई? आई सिंगुलर प्रोनाउन है भाई। एक आदमी के लिए आई का यूज करता हूं, जैसे मैं अपने लिए मैं बोल रहा हूं तो मैं आई का यूज करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं सिंगुलर हो गया। इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? बोले सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन दो टेंस में। दो टेंस कौन कौन से हैं? एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा प्रेजेंट का परफेक्ट। इन दो टेंसेस में इसके साथ जो वर्ब लगती है वो कैसी लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है। इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। आई के साथ हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगाते हैं, लगाते नहीं लगाते? हैज तो नहीं लगाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो आई के साथ डू लगाते हैं। क्या आई प्लेज क्रिकेट कहते हैं कि आई प्ले क्रिकेट कहते हैं? आई प्ले क्रिकेट कहते हैं। प्ले मतलब ओरिजिनल वर्ब है, ओरिजिनल वर्ब है मतलब वो प्लूरल है। भाई वर्ब प्लूरल होती है, उसको तो सिंगुलर बनाया जाता है एस आई एस लगाकर। तो आई प्रेजेंट इंडेफिनिट और परफेक्ट में कैसा बिहेव करता है? प्लूरल बिहेव करता है। बाकी सब में कैसा बिहेव करता है? सिंगुलर। ठीक है? एक आदमी के लिए मैं आई का यूज करूंगा। बोलने का काम मैं कर रहा हूं तो मैंने आई का यूज किया। मान के चलो बोलने का काम हम सब कर रहे हैं तो क्या करेंगे? बोले वी का यूज करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई एक बार में अगर एक से ज्यादा लोग बोल रहे हैं, मान के चलो मैं और तुम चारों, हम 5 हो गए और पांचों एक साथ बोल रहे हैं, पहले बोलने का काम हम पांचों ने किया है। इसका मतलब क्या हुआ? हम प्लूरल हो गए। हुए कि नहीं हुए? और प्लूरल प्रोनाउन कौन सा है? बोले आई का प्लूरल होता है वी। आई का प्लूरल क्या होता है? बोले वी। इसके साथ वर्ब कैसी लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे। ठीक है? अब सेकंड पर्सन पे आते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? बोले सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो है यू। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू। यू की जब हम बात करते हैं तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है भाई? एक आदमी के लिए भी मैं यू का यूज करूंगा। मेरी बात समझना।
बोले तुम कल देर से आए, मैंने एक को कहा है, और मैंने कहा तुम कल देर से आए। मेरी बात समझना, जब मैं एक के लिए कहूंगा तब भी तुम ही कहता हूं, और एक से ज्यादा के लिए कहूंगा तब भी तुम ही कहूंगा कि नहीं कहूंगा। सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूँ, लिसनर की बात कर रहा हूँ, सुनने वाला। भाई सुनने वाला एक भी होता है और सुनने वाला एक से ज्यादा भी होते हैं, है नहीं? तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन इस यू के साथ जो वर्ब लगती है वो हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। कैसी वर्ब लगती है भाई? प्लूरल वर्ब लगती है, पीएचवी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। एक के लिए भी आप प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे और एक से ज्यादा के लिए भी आप प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? यू, एक के लिए भी यू, और एक से ज्यादा है तब भी यू। बिल्कुल आता है, तो प्लूरल ही वर्ब आती है। यू के साथ आर आती है, यू के साथ वर आती है, यू के साथ डू आता है, ठीक है, यू के साथ हैव आती है। वर्ब प्लूरल आएगी, चाहे आप एक की बात करें चाहे एक से ज्यादा की बात करें। प्रोनाउन सिंगुलर भी होता है, ये प्लूरल भी होता है। क्लियर है भाई? चलो, ही की बात करते हैं। तो ही आप जानते हैं मैस्कुलिन जेंडर में यूज किया जाता है। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है मेल कैटेगरी, ठीक है। अब ही सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। शी की बात करते हैं तो सी फेमिनिन जेंडर में यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? फेमिनिन जेंडर में। सी भी सिंगुलर प्रोनाउन है भाई, एक लड़की के लिए हम सी का यूज करते हैं, तो इसके साथ भी वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इट अपने आप में सिंगुलर है, इस इट के बारे में हम चर्चा अलग से करेंगे। इट कई तरीके से काम करता है, ठीक है भाई। इसके साथ भी वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्लियर है? दे की बात करते हैं। अच्छा, आई का प्लूरल क्या था? वी। अब यू का प्लूरल क्या था? यू खुद, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब ये ही, शी और इट, ये तीनों के तीनों सिंगुलर है। अब इन तीनों का प्लूरल क्या होगा? बोले इन तीनों का प्लूरल होगा दे। तो ये जो दे है वो अपने आप में कैसा प्रोनाउन है? प्लूरल प्रोनाउन है। तो इसके साथ वर्ब कैसी लगाएंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। मेरी बात समझ में आई? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन समझ में आए? बोले सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ठीक है भाई, मेरी बात को ध्यान से समझना। नैना, स्कॉल्डेड, नैना, नैना, स्कॉल्डेड, नैना। यहां पर मुझे इस दोनों की दोनों नैनाओं को क्या करना है? इन दोनों की दोनों नैनाओं को प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। तो मैं कैसे रिप्लेस करूंगा, जरा बताएंगे मेरे को? बोले नैना कौन है? नैना एक लड़की का नाम है। किसका नाम है भाई? लड़की का नाम है। यहाँ पर नैना कौन है? बोले यहाँ पर भी सर लड़की का नाम है। दोनों की दोनों लड़कियां हैं। अब लड़कियों के लिए प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सी यूज करते हैं। अब इस स्कॉल्डेड की बात करें तो स्कॉल्डेड अपने आप में क्या है? बोले स्कॉल्डेड अपने आप में वर्ब है। इस वर्ब का डूअर कौन है? नैना। इस वर्ब का रिसीवर कौन है? नैना। जो डूअर होता है वो क्या होता है? और जो रिसीवर होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां इस नैना की जगह पे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, यहां इस नैना की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां क्या लिखूंगा मैं? सी, और यहां क्या लिखूंगा? हर। मेरी बात समझ में आई? तो वर्ब से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, वर्ब के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्यों? क्योंकि वर्ब का रिसीवर जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? रिसीवर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू अपने आप में खुद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट का ऑब्जेक्ट इट अपने आप में होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। मेरी बात समझ में आई? हाँ भाई, ये लिस्ट जहां तक मैंने अभी तक इस बारे में चर्चा की, क्या वो क्लियर है? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस की जगह पर यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव की जगह पर यूज किए जाते हैं। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात समझ में आई? ठीक है। ये जो पजेसिव केस के प्रोनाउन है इनको आगे हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में याद रखना, ठीक है। पजेसिव केस के प्रोनाउन होते हैं माई, अवर, योर, हिज, हर। अब आई का पजेसिव क्या होगा? बोले माई होगा। वी का पजेसिव क्या होगा? अवर होगा। यू का पजेसिव क्या होगा? योर होगा। ही का पजेसिव क्या होगा? हिज होगा। सी का पजेसिव क्या होगा? हर होगा। इट का पजेसिव क्या होगा? इट्स होगा। दे का पजेसिव क्या होगा? देयर। पजेसिव का मतलब क्या होता है, चलो बताओ। पजेसिव का मतलब क्या होता है?
क्या आपने नाउन पढ़ा? नाउन में पजेसिव केस पढ़ाया था मैंने, याद है? केस पढ़ाए थे मैंने, है भाई? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस, 4 केस पढ़ाए थे। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार। पजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार। और अधिकार की बात करते हैं तो अधिकार अपना होता है नहीं होता है? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लगेगी, वी के साथ अपने की अंग्रेजी अवर लगेगी, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर लगेगी, ही के साथ हिज लगेगी, सी के साथ हर लगेगी, इट के साथ इट्स लगेगी, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लगेगी। ये पजेसिव केस है। ये क्या है? बोले पजेसिव केस है। पजेसिव केस की कहानी थोड़ी अलग है, तो उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर है मेरी बात? चलो, वही तो मैं कर रहा हूँ, वही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, समझो तो सही। अभी तो मैं केवल लिस्ट की बात कर रहा था, क्या आपको लिस्ट समझ में आई? बस तो चलो, ये 5 सेंटेंस है, जरा इन पांचों के पांचों सेंटेंस को पढ़ो। ठीक है भाई? और इस लिस्ट को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? दे हेल्प्ड आई, मी वाज गुड एट मैथ्स, सी इज टीचिंग बिटवीन रोहित एंड आई, डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन सी एंड यू, ऑफ दे सरुत सिंह बेस्ट। क्या आपको इन सवालों में कोई गड़बड़ नजर आ रही है? क्या गड़बड़ नजर आ रही है? वाई? क्यों? हाँ, तो मेरी के लिए तो आई का भी यूज कर सकते हैं। दे हेल्प्ड देम, क्यों? लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ। देयर हेल्प्ड मी, देयर तो पजेसिव केस है। देयर तो पजेसिव केस है। दे हेल्प्ड मी आएगी, मैं वही पूछ रहा हूं क्यों आएगी। वेरी गुड। यहां हमने अभी एक चीज को समझने का प्रयास किया था, ध्यान है आप? मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर इस नैना को हमने सी से रिप्लेस किया था। क्यों? क्योंकि ये इस कॉल्ड का क्या है भाई? डूअर है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर इस नैना को हमने हर से रिप्लेस किया था। किससे रिप्लेस किया था? क्यों? क्योंकि ये इस वर्ब का रिसीवर है। और रिसीवर कौन होता है? बोले रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट। कौन होता है भाई रिसीवर? रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस दे की बात करें तो ये सब्जेक्टिव केस है भाई? एक जनरल से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। है भाई? एक जनरल से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये इस वर्ब का डूअर होता है, और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये इस वर्ब का रिसीवर होता है। आसान सी भाषा में अगर समझने का प्रयास किया जाए तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। समझना मेरी बात को, है भाई? यहां पर इस दे की बात करें तो दे अपने आप में सब्जेक्टिव केस है,
इस हेल्प की बात करें तो हेल्प क्या है, वर्ब है, वर्ब का डूअर कौन है, दे, इस वर्ब का रिसीवर कौन है यहाँ पे, आई। अब आई तो सब्जेक्टिव केस है, आई तो सब्जेक्टिव केस है, रिसीवर तो कभी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, रिसीवर तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, सब्जेक्ट कौन होगा, सब्जेक्ट तो डूअर होगा, सब्जेक्ट तो डूअर होगा। तो यहां पर इस आई की जगह पर हम क्या करेंगे, मी करेंगे। मेरी बात समझ में आई? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि यहाँ पर स्कॉल्डेड का जो डूअर है वो नैना है तो सी से रिप्लेस किया, यहाँ पर इस स्कॉल्ड का जो रिसीवर है वो नैना है तो यहाँ पर हर से रिप्लेस किया। तो जो रिसीवर होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है और जो डूअर होता है वो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। जैसा अभी अंकित पूछ रहा था मेरे से कि सर इस लिस्ट को बताइए जरा, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। समझ में आई मेरी बात? सेंटेंस नंबर सेकंड लिखा है मी वाज गुड एट मैथ्स। क्या लिखा है भाई, मी वाज गुड एट मैथ्स। अब ये जो वॉज है वो अपने आप में क्या है, यहाँ पर वर्ब है। क्या है भाई, वर्ब है, ठीक है। अब इस वर्ब से पहले ये जो मी है ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव केस आना नहीं चाहिए भाई, वर्ब से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, वर्ब से पहले कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोले आई करना पड़ेगा, आई वाज गुड एट मैथ्स, बोले मैं मैथ में बहुत अच्छा हूं। समझ में आई बात? सेंटेंस नंबर थर्ड देखो ध्यान से, ही रोट अ लेटर टू मी, ही रोट अ लेटर टू मी। सेंटेंस नंबर थर्ड को समझने का प्रयास करना, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, बोले इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही। ये जो ही है वो काम क्या कर रहा है, बोले लिखने का काम कर रहा है, तो लिखने का काम कर रहा है तो ये क्या हो गई, वर्ब। अब ये लिख क्या रहा है, लेटर, इसका मतलब ये जो लेटर है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट। इस लिखने का, इस वर्ब का जो रिसीवर है वो कौन है यहाँ पे, मतलब क्या लिखा जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोले वह उसने लिखा, बोले क्या लिखा, लेटर लिखा। व्हाट का आंसर है, और व्हाट का आंसर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ इस टू की बात करें तो टू अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ है ये मी क्या है, किसका, प्रेपोजिशन का। मेरी बात याद है? मैंने नाउन के दौरान आपको एक बात कही थी कि मेरी एक लाइन याद रखना कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। मेरी बात याद है? प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से केस में रखा जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाना चाहिए। पजेसिव केस की तो अभी बात ही नहीं करी है। मॉर्निंग बेटा, बैठ जाओ। पजेसिव केस की तो हमने अभी बात ही नहीं करी है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद ये जो मी लिखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा है। बोले किसका ऑब्जेक्ट है ये, आई का। आई का ऑब्जेक्ट मी है कि नहीं है, यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और वो कौन से केस में लिखा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? तीसरे वाले सवाल को देखो जरा, क्या डिफॉल्ट लग रहा है इसमें, क्या गलती लग रही है आपको। सी इज टीचिंग बिटवीन रोहित एंड आई, सी इज टीचिंग बिटवीन रोहित एंड आई। यहां पर ये सी सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है भाई। ये जो बिटवीन है वो क्या हो गया अपने आप में, प्रेपोजिशन। क्या हो गया, प्रपोजिशन के बाद ये लिखा हुआ नाउन अपनी जगह पर सही है, क्योंकि नाउन सब्जेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है। लेकिन इस एंड के बाद ये जो लिखा हुआ आई है, ये आई यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्ब के बाद लिखा हुआ हिस्सा क्या होता है, बोले ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर ये प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ हिस्सा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मी करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई? तो प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लिखे जाते हैं। क्यों नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा वो कौन से केस में लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। समझ में आई बात, मेरी बात समझ में आई? वेरी गुड। प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो उसको कहेंगे क्या, ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, ऑब्जेक्ट कहेंगे। और अगर वो प्रोनाउन है, देखो नाउन तो रोहित को सब्जेक्ट की जगह पे लिख लो तब भी रोहित लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख लो तब भी ऑब्जेक्ट रोहित ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने नैना को लिखा था, भाई नैना अपने आप में नाउन है,
ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे लिखा था तब भी नैना ही लिखा था, ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा है तब भी नैना ही लिखा है। लेकिन जब इसको मैंने प्रोनाउन से रिप्लेस किया तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आया, बोले सब्जेक्ट की जगह पे आया सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आया, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया ऑब्जेक्टिव केस। मेरी बात समझ में आ रही है, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आया, बोले ऑब्जेक्ट की जगह पर आया ऑब्जेक्टिव केस। तो प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ कोई भी प्रोनाउन कौन से केस में रखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस की जो लिस्ट है वो हमको पढ़नी पड़ेगी, उसको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है। फोर्थ नंबर का सेंटेंस आप ठीक करें इसको जरा, क्या एरर है इसमें, इसमें क्या एरर है जरा सोच के बताओ। भाई डिवाइड दिस एप्पल, इस एप्पल को डिवाइड करना है, किस किस के बीच में डिवाइड करना है, शी एंड यू के बीच में। ये जो बिटवीन है वो अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो यहाँ सी की जगह पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, पता है आपको, यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। तो एरर क्या बना इसमें, बोले एरर बना कि सी की जगह पर हर आएगा, सी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सी तो सब्जेक्टिव केस है, सी तो सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन केवल सब्जेक्टिव केस की जगह पर यूज होगा, सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा। भाई केस क्यों पढ़े थे हमने, हमने केस इसीलिए तो पढ़े थे कि किसी भी नाउन को जब यूज करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर तो वो सब्जेक्टिव केस होता है, किसी भी नाउन को यूज करते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। सेम प्रोनाउन, अब प्रोनाउन क्या है, बोले प्रोनाउन भी तो नाउन ही है एक तरह से, नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है। भाई नाउन के स्थान पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, तो यूज तो नाउन की तरह ही होगा। भाई सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 5, ऑफ दे सरोज सेंग बेस्ट, देम आएगा, वेरी गुड। क्यों आएगा, क्योंकि ऑफ अपने आप में प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है भाई, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ कोई भी प्रोनाउन होगा वो कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आई। अब बोलेंगे कि सर ये स्टार्टिंग में कैसे आ गया, वो तो कहीं भी दे सकता है आपसे, आपको एरर निकलवाना है प्रेपोजिशन के बाद कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी वर्ड लिखा होगा प्रोनाउन लिखा होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सरोज सेंग बेस्ट ऑफ देम। सही सेंटेंस तो ये है भाई, सरोज ने अच्छा गाया उनमें से, उनमें से किसने अच्छा गाया, बोले सरोज ने अच्छा गाया, तो ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, देम ऑब्जेक्टिव केस होगा कि नहीं होगा इसका। अब चाहे आप इसको स्टार्टिंग में लिख लो चाहे बाद में लिख लो, मेरी बात समझ में आ रही है, वो तो एरर पूछेगा आपसे, आप चाहे इसको स्टार्टिंग में लिख लो चाहे बाद में लिख लो। क्लियर है मेरी बात। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। यहां से ये लिस्ट आपसे एरर पूछ सकती है, यहाँ से जो लिस्ट है वो आपसे एरर पूछ सकती है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का क्या रखा जाता है, बोले ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्लियर है मेरी बात। चलो, किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लेना, वहीं पे रोक देना मेरे को, जहां लग रहा है कि हाँ मैं समझ में नहीं आया, ये वाला सवाल है हमारा, बोले सर इसको समझाओ जरा, ये हमको समझ में नहीं आया। क्लियर है।
चलो, ये 4 सेंटेंस लिखे हैं मैंने छोटे छोटे से, जरा देखो, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो भाई, राम की बात करें तो राम इस सेंटेंस का कौन है? राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। राम इस सेंटेंस का कौन है? सब्जेक्ट है। इस एज वेल एज की बात करें तो ये अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन है। क्या है भाई? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ ये जो पेरेंट्स है वो कौन से केस का होगा? ऑब्जेक्टिव केस का। कौन से केस का होगा? ऑब्जेक्टिव केस का। मेरी बात समझ में आई? ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो यहां पर ये जो हैज हैव है वो इसके अकॉर्डिंग आएगी कि इसके अकॉर्डिंग आएगी? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नाउन को सही से नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, नाउन को सही से रिवाइज नहीं किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों ने नाउन को सही से रिवाइज नहीं किया है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है भाई। किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट के बाद कहीं वर्ब देखी है हमने? ऑब्जेक्ट के बाद कहीं हमने वर्ब देखी है? जब ये प्रेपोजिशन है तो ये कौन सा केस हो गया? बोले ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगी। इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगी। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? बोले राम के अकॉर्डिंग आएगी। अब यहाँ पर ये जो राम है वो सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हैज का यूज करेंगे, हैव का यूज नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई? कंसेप्ट नंबर सेकंड, अगर कहीं प्रेपोजिशन लिखा हुआ है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्टिव केस का, ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना नहीं चाहिए? किस में लिखा जाना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? बोले वर्ब तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ कोई भी नाउन हो या प्रोनाउन हो वो कौन से केस का होगा? ऑब्जेक्टिव केस का होगा। कौन से केस का होगा? ऑब्जेक्टिव केस का। और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती नहीं है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। अब यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल लगेगी। मेरी बात, ये अगर यहाँ होगा हिज पेरेंट्स तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स में दो होते हैं, मम्मी और पापा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर तो ये ऑब्जेक्ट है। मान के चलो अगर मैं एज वेल एज को हटाकर यहाँ पर एंड लिख देता, क्या लिख देता भाई? एंड लिख देता। तो एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। भाई एक और एक दो है, वन एंड वन को क्या बोलेंगे? बोले दो बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? ये दो हो जाएंगे। राम और उसके पेरेंट्स। एनुअल फंक्शन में कौन आए? राम और उसके पेरेंट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? राम और उसके पेरेंट्स आए, तब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? बोले राम उसके साथ उसके पेरेंट्स। आने का काम किसने किया है? राम ने। पेरेंट्स तो उसके साथ में आए हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? पेरेंट्स तो उसके साथ में आए हैं। पेरेंट्स की कोई गिनती नहीं करेगा वहां पे। प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ है तो वहां पर पेरेंट्स की कोई गिनती नहीं करेगा। करेगा किसकी? राम की। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अगर आपसे कहता हूं मिस्टर शर्मा अपनी फैमिली के साथ इस फंक्शन में आए, तो गिना किसको? मिस्टर शर्मा को। फैमिली को किसी ने काउंट नहीं किया, फैमिली को किसी ने काउंट नहीं किया। तो वहां पर मिस्टर शर्मा जब एक है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब वहां पे लिखता मिस्टर शर्मा एंड हिज फैमिली, तो वहां पर दोनों चीजें होती, मिस्टर शर्मा और उनकी फैमिली आई। मेरी बात समझ में आ रही है? मिस्टर शर्मा और उसके साथ में, साथ वाले को कौन गिनता है? साथ वाले को कोई काउंट नहीं करता। काउंट किसको करते हैं? मेन पर्सन को। मेन पर्सन कौन है वहां पे? मेन पर्सन राम है। मेन पर्सन कौन है वहां पे? मेन पर्सन मिस्टर शर्मा है भाई? दूसरा सेंटेंस, सी एंड मी आर गुड फ्रेंड्स। सी एंड आई, वेरी गुड। यहाँ पर वर्ब लिखी हुई है, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो यहाँ पर मी की जगह पे हम क्या करेंगे? आई करेंगे। सेंटेंस नंबर थर्ड, सी एक्सेप्ट यू इज अ डॉक्टर। क्या एरर हो सकता है इस सेंटेंस में? यू एरर हो सकता है। वाई? क्यों? हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलने के लिए आजादी है। बोलने के लिए पूरी आजादी है, बोलने में किसी को कोई परेशानी नहीं। लिखा है सी एक्सेप्ट यू। अब ध्यान से देखना जरा इस सेंटेंस को। मैं अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, सी इज अ डॉक्टर एक्सेप्ट यू, वह एक डॉक्टर है तुमको छोड़कर। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, हटाकर, साथ में नहीं है।
एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, साथ में नहीं है। अब जरा ध्यान से देखें तो एक्सेप्ट अपने आप में क्या है, बोले प्रेपोजिशन है। क्या है भाई, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद यू कौन से केस का होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। यू तो अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ पर एज की जगह पे अगर आर लिख के दे दिया जाएगा तो आप सोचेंगे सेंटेंस सही है, लेकिन ये जो एज है वो किसके लिए यूज किया गया है, वेरी गुड। अभी ऊपर वाला सेंटेंस हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ कोई भी शब्द होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है, सी। वर्ब क्या आएगी, इज आएगी, आर नहीं आएगी। लिखा है ना सी इज अ डॉक्टर एक्सेप्ट यू। प्रोनाउन कोई छोटी सी चीज नहीं है भाई। भाई उस डेफिनेशन को पढ़ के आपको लग रहा होगा बोले मजा आ रहा है, मजा नहीं आएगा इसमें। हाँ ये बहुत, आज तो पहली क्लास है इसकी, अभी तो और भी चलेगी चीजें इसमें। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ कोई भी वर्ड होगा वो क्या होगा, प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ कोई भी वर्ड ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी नहीं, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 4, नमन विद ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। हिम आएगी, नमन विद क्या है, बोले प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ये जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग लगी है, बोले नमन के अकॉर्डिंग। बोले नमन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट विद हिम। भैया नमन एक क्या कहते हैं, होशियार विद्यार्थी है, साथ में कौन है उसके, वो भी होशियार है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो वहां पर विद के बाद जब भी हम प्रेपोजिशन सॉरी प्रोनाउन लगाएंगे वो कौन से केस का होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा। कौन से केस का होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। वर्ड कैसे हैं, वर्ड की अगर बात करें तो देखो, एक होता है टुगेदर विद, क्या होता है, टुगेदर विद। एक होता है अलोंग विद, एक होता है विद, ठीक है, एक्सेप्ट, लाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड है ना वो प्रेपोजिशन है। क्या है भाई, प्रेपोजिशन है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। भाई दो वर्ड को मिला के फ्रेज बन जाता है। ठीक है, या तो ये प्रेपोजिशन है या प्रेपोजिशन फ्रेज है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी वर्ड लिखा होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा होगा। किस में लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। और वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी नहीं, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी नहीं। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। चलो आज की क्लास को रोकता हूँ। ठीक है, आगे की बात कल करेंगे। यहाँ से सुबह से लेकर अब तक जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा पढ़ के आना, समझ के आना। ठीक है, चलो थैंक यू क्लास।